मारो ना भाई। हाँ चलो, हो गया। मित्रों नमस्कार। देखिए आज मैं एक बात करने वाला हूँ गौ आधारित कृषि की। ये मेरे सामने एक गाय है और आज मैं खड़ा हूँ, ये रामगढ़ गांव है, झांसी जनपद का, बबीना ब्लॉक का। और मेरे साथ ये वीर सिंह किसान हैं, ये नत्थू हैं, ये प्रभु दयाल हैं। एक गौ आधारित खेती की बात होती है आजकल। रासायनिक खेती से जब हम परेशान हो गए, मैकेनाइज फार्मिंग से परेशान हो गए, किसान की लागत बढ़ गई, आमदनी कम हो गई, ज़मीन बंजर होने की कगार पर आ गई, बायोडाइवर्सिटी नष्ट हो गई, भोजन में जहरीले रसायनों का प्रभाव इतना कि आदमी भी मरने लगा, अस्पताल में बीमार होकर जाने लगा, और गवर्नमेंट का भी करीब करीब 2.5 लाख करोड़ रुपया फर्टिलाइज़र की सब्सिडी में व्यय होने लगा। आज बात आई है प्राकृतिक खेती की। तो प्राकृतिक खेती एक शब्द है कि चलिए प्रकृति की ओर लौटा जाए और प्राकृतिक खेती की जाए, यानी रसायन बंद किए जाए। तो उसमें एक शब्द जोड़ा गया, गौ आधारित प्राकृतिक खेती। तो ये जो गौ आधारित प्राकृतिक खेती है, इसकी हकीकत देखिए क्या होता है कि कोई शब्द होते हैं, उनकी हमको विवेचना करनी चाहिए कि उस शब्द के पीछे की कहानी क्या है। तो आज अपने जितने भी दर्शक हैं, फॉलोवर हैं, उनको मैं अनुरोध करूंगा जरा आज मेरी इस बात को बड़ी गंभीरता से सुने, क्योंकि देश में बहुत सारे लोग प्राकृतिक खेती के नाम पर जो कर रहे हैं उसमें किसान को कोई फायदा नहीं हो रहा है। ये मेरी गाय है और गाय को मैं अनादिकाल से, अभी 70 वर्ष पूर्व तक, ये गाय हमारे लिए माँ के समान थी। माँ के समान इसलिए थी कि गाय का पहला जो उपहार था मनुष्य को, पहला उपहार, वो पहला उपहार था, अगर गाय बछड़ा दे दे तो घर में ज़्यादा खुशी होती थी, बछिया पे कम खुशी होती थी। क्यों? क्योंकि यही बछड़ा हमारी खेती में काम आने वाला है। अगर किसी गाय ने 2 साल में 2 बछड़े पैदा कर दिए तो किसान ने तीसरे साल उनको ट्रेंड किया और एक मिनी ट्रैक्टर, आज के हिसाब से एक मिनी ट्रैक्टर बन गया। तो गाय को माँ जो हम कहते थे, इसलिए कहते थे गाय का पहला मानव जीवन के लिए उपहार था बछड़ा, जो बैल बनकर के खेती के सारे काम करता था। फिर गाय का दूसरा उपहार था उसका दूध, जिसको पी करके हम स्वस्थ रहते थे। हमारी भोजन का एक बहुत बड़ा हिस्सा था दूध गाय का। आज दुर्भाग्य से देश की नीतियों ने और हम सब ने, मैं जो समझाना चाहता हूँ उसको समझना है, देश की नीतियों ने हरित क्रांति के बाद इस खेती के समग्र सिस्टम को नहीं समझा और मैकेनाइज फार्मिंग शुरू की। ट्रैक्टर पर और ट्रैक्टर से संचालित होने वाले कृषि यंत्रों पर भारी भरकम अनुदान दिया जाता रहा आज़ादी मतलब 1960 के बाद। लेकिन बैल से खेती करने वाले को कभी किसी ने कंसीडर नहीं किया। दूसरी चीज़, जो लोग दूध खरीद करके शहरों में पीते हैं, जिनको दूध की ज़रूरत है, वो भैंस के दूध को तो 60-70 रुपया पेमेंट करना चाहते हैं। लेकिन अगर कोई किसान कहे बाबूजी मेरा गाय का दूध है, तो बोले गाय का दूध पतला होता है, इसमें मलाई नहीं होती, इसलिए 30-35 में देना हो तो दे दो। तो जिस गाय को सनातन काल से हमने माँ माना, माँ इसलिए माना क्योंकि हमको बछड़े देती थी और दूध देती थी। अब गाय अगर है तो गोबर और गौमूत्र तो देना ही है। लेकिन आज की तारीख में ये मेरे वीर सिंह हैं। अब देखिए एक स्वाभाविक सी बात है, अगर एक गाय गाभिन होगी, मतलब गर्म होगी, तो ये किसी सांड से ये क्रॉस कराएंगे और बछिया भी दे सकती है और बछड़ा भी दे सकता है। बछिया देगी तो चलो फिर दूध की आस लग गई, लेकिन अगर इसने बछड़ा दे दिया
तो ये वीर सिंह के पास आज कम से कम 14 सांड हैं। जरा कैमरामैन से कहूँगा दिखाएं इधर। ये देखिए, ये सांड, 1 सांड, 2 सांड, 3 सांड और उधर वो लाइन से सांड हैं। अब मुश्किल ये है इनके लिए, चूंकि ये थोड़े से धार्मिक प्रवृत्ति के हैं। अब इनका गांव में सामाजिक परिवेश ऐसा है, मैंने इनसे कहा ये सांड क्यों बांधे हो, छोड़ क्यों नहीं देते हो? तो कहते हैं साहब गांव के लोग कहेंगे कि लो फसलों में नुकसान करवे के लाने आपने जो है सांड छोड़ दिए। ये सांड छोड़ नहीं पा रहे हैं। हमने इनसे पूछा कि कब तक इनको संजो के रखोगे? तो बोले जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक तो इनको रखूँगा। चलिए, ये दिलेर हैं, संपन्न हैं, इनके पास थोड़ी खेती ठीक है और उड़द का, मूंगफली का भूसा इतना हो जाता है कि बेचारे सांड वही भूसा खा खा के जिंदा हैं। दिक्कत ये है कि गौ आधारित प्राकृतिक खेती का मतलब ये है कि जब हम बैल से खेती करूं। अब बैल से खेती के लिए तो नीतियां कभी किसान को तवज्जो देने वाली है नहीं। अब हुआ कि साहब इसके मूत्र से और इसके गोबर से एक खाद बनाई जाती जिसका नाम है जीवामृत। प्रभु ये गोबर लाओ। अब मैं आपको समझाता हूं कि लोगों को, किसान को कैसे हम अनर्गल ऐसी चीज़ें बताते हैं ना जिनका विज्ञान से कोई वास्ता है और ना जिसका कोई आध्यात्म से वास्ता है। तो आध्यात्म की बात तो मैंने बता दी। आज की तारीख में ये चैलेंज है कि हम अपने देश में गौवंश को कैसे जिंदा रखें। अगर हमें गौवंश को जिंदा रखना है तो फिर मैं निवेदन करूंगा किसानों से, देश की नीतियों से, कि बैल से खेती करने वाले किसान को अगर आप तवज्जो नहीं देंगे, बैल से खेती करने वाले किसान को फर्टिलाइज़र की सब्सिडी का लाभ नहीं देंगे। जैसे मान लो ये वीर सिंह हैं, अब ये अपने खेतों में यूरिया डीएपी का इस्तेमाल लगभग ना के बराबर करते, क्योंकि इनके पास इतना पशुधन है कि इसी गोबर से काम चल जाता है। 2 हेक्टेयर का ये किसान है। अगर धान गेहूं की खेती जो किसान आज करता है, जो धान और गेहूं की खेती करता है, तो 5 बोरी डीएपी और 10 बोरी यूरिया सरकार से लेता है और उसको 36 से 38 हज़ार की सब्सिडी मिल जाती है। 1 हेक्टेयर के किसान को 35, 36, 37 हज़ार की सब्सिडी फर्टिलाइज़र पर मिल जाती है। अब ये 2 हेक्टेयर के किसान अगर धान गेहूं की खेती करते और यूरिया डीएपी डालते तो इनको 70 हज़ार की सब्सिडी मिलती सरकार से। लेकिन अब ये चूंकि यूरिया डीएपी नहीं डालते हैं, गोबर से खेती करते हैं, तो इनके लिए कोई योजना नहीं। सरकार के 70 हज़ार बचे तो अगर इनमें 70 में 35 हज़ार भी इनको जाएंगे तब किसान आगे आएगा कि चलो हम भी गाय बैल से खेती करेंगे तो हमको कुछ सरकार पैसा देगी। एक बात दिल से मैं किसानों से कहूँगा कि ये तो ध्यान रखिए, हमारा भारतवर्ष जिसके पास ज़मीन का विश्व की केवल 2.4% ज़मीन है और विश्व की 18% आबादी यहाँ निवास करती है। प्राकृतिक संसाधन मेरे पास कम है आबादी के मुकाबले। तो प्राकृतिक संसाधनों को संरक्षित करने के लिए तो तय मानिए कि हमें प्राकृतिक खेती, बैल आधारित खेती की ओर वापस आना ही पड़ेगा। और अगर नहीं आएंगे तो आप ध्यान रखिए कि 50 साल पहले देश में कोई भी किसान आत्महत्या नहीं करता था खेती में घाटे के कारण। आज देश में हजारों किसान खेती में घाटा हो जाने के कारण आत्महत्या करते हैं। चलिए, अब मैं बात बताता हूँ जीवामृत में गोबर और गौमूत्र की। कहते हैं गाय के गोबर में 1 ग्राम गोबर में, यानी कि केवल इतने गोबर में, इतने से 5 करोड़ जीवाणु होते हैं। अब मित्र ये बताओ, हम ये नहीं कहते, जीवाणु तो ऐसा कोई प्लेस नहीं, ऐसा कोई प्रोडक्ट नहीं जहाँ माइक्रो ऑर्गेनिज्म ना हो। चाहे गाय का गोबर हो, भैंस का गोबर हो, बकरी का गोबर हो, हम लोगों का मल मूत्र हो, सब जगह माइक्रो ऑर्गेनिज्म तो होते हैं। लेकिन कौन से होते हैं, कितनी संख्या में होते हैं,
ये बात अलग है। ये कहा गया कि ये गाय के 1 ग्राम गोबर में 5 करोड़ जीवाणु होते हैं। तो मैं कैमरामैन से कहूँगा जरा इधर को आए और ये दिखाता हूँ मैं आज आपको। ये गोबर ये गाय का ही है और पिछले 6 महीने से यहाँ पड़ा हुआ है। वीर सिंह जरा आओ नीचे से उखाड़ के दिखाओ। जीवाणु होंगे तो भोजन करेंगे नहीं। अगर इस गोबर में जीवाणु होते तो बहुत तेजी के साथ ये सेल्फ डिकम्पोज हो जाता, लेकिन ये इसमें डिकम्पोजिशन प्रोसेस उतना तेज नहीं होता है। मतलब ये है कि जीवाणुओं के बारे में जितना प्रचार किया जा रहा है कितने होते हैं, मैं कहता हूँ उतने नहीं होते, क्योंकि अगर उतने होते तो ये सड़ जाता। अगली बात, अगर इस गाय के गोबर में 5 करोड़ जीवाणु हैं तो जब जीवामृत बनाते हैं तो कहते हैं कि 10 किलो गोबर डालो, 10 लीटर गौमूत्र डालो और 500 ग्राम बरगद के पेड़ के नीचे की मिट्टी डालो। तो फिर जब इसमें जीवाणु हैं तो बरगद के पेड़ के नीचे की मिट्टी की जरूरत क्या है? मुद्दा ये है कि हमारे देश के 14.5 करोड़ किसानों को 14 करोड़ हेक्टेयर में प्राकृतिक खेती तो करनी पड़ेगी। कारण ये है मित्र, भूमि की उर्वरता में निरंतर ह्रास हो रहा है। भूमि के नीचे का पानी सूखता चला जा रहा है, नीचे जाता चला जा रहा है, जलाशय खत्म हो गए, बायोडाइवर्सिटी नष्ट हो गई। अब अगर हम प्राकृतिक खेती नहीं करेंगे तो दिक्कत ये है कि आने वाले दिनों में ये संसाधन मेरे और कमज़ोर पड़ जाएंगे। और आबादी हमारे देश की आप जानते ही हैं कि 140 करोड़ है। 14 करोड़ हेक्टेयर ज़मीन है, आबादी है 140 करोड़, यानी कि 1 हेक्टेयर ज़मीन पर 10 लोग आते हैं। मतलब 1 हेक्टेयर ज़मीन पर 10 लोगों की जीविका का भार है। और वो जो 1 हेक्टेयर ज़मीन जिस पर 10 लोग जिंदा हैं, अगर वो बंजर हो गई तो आप कल्पना कर सकते हैं कि क्या होगा। तो ये गोबर और गौमूत्र आजकल एक होड़ लगी है। देखिए आज हरित क्रांति के बाद जिन लोगों ने कभी गाय के गोबर की मूत्र की कभी चर्चा नहीं की, एक शब्द आ गया गौमूत्र, गोबर, गौ आधारित प्राकृतिक खेती। अब चूंकि ऐसा ब्रांड बन गया है गौ आधारित प्राकृतिक खेती, तो देश के प्रत्येक विश्वविद्यालय में पढ़े लिखे साइंटिस्ट हैं, माइक्रोबायोलॉजी के हैं, एग्रोनॉमी के हैं, पैथोलॉजी के हैं, डिफरेंट डिसिप्लिन के साइंटिस्ट हूबहू किसी की कही हुई बात को ऐसे ही प्रमोट कर दिए। क्यों? डर के कारण, अंतःकरण से नहीं कर रहे वो। तो मैं ये निवेदन करता हूं कि ये जो हमारे देश के लोग, हमारी नीतियां, हमारे देश के किसान, हमारा देश का आम जनमानस, जब हमने बैल को तवज्जो नहीं दिया और मैंने गाय के दूध को तवज्जो नहीं दिया, तो देश में कौन सा किसान ऐसा है कि अगर कोई वैज्ञानिक ये कहेगा गाय के गोबर में ये होता है, गाय के पेशाब में ये होता है, तो कोई गाय पाल लेगा? समझिए बात को। दूध के बारे में तो इतनी महिमा गाई गई है कि गाय का दूध अमृत के समान है, लेकिन गाय का दूध अमृत नहीं मान रहे हम। अब गाय के पेशाब को मैं अमृत बताने की कोशिश कर रहा हूं। तो मैंने बोला पहले प्रारंभ में कि गाय इसलिए पालनी है क्योंकि गाय बछड़ा देगी, बछड़े को बैल बनाएंगे, फिर उससे खेती करेंगे, तो जो डीजल में पैसा जाता है, जो ट्रैक्टर के खरीदने में पैसा जाता है, वो किसान बच जाएगा। और आज की तारीख में तो किसान भी देश का बड़ा छोटा हो गया है। औसत रूप से देखा जाए तो 1 हेक्टेयर ज़मीन का किसान है। कुछ के पास 4 हेक्टेयर भी होगी तो कुछ के पास आधा एकड़ भी है। आज की तारीख में देश के 10-12% लोगों के पास ट्रैक्टर है और देश के सारे ज़्यादातर किसान 90% किसान उन ट्रैक्टरों से खेती करा रहे हैं।
बहुत बड़ी धनराशि, 1 हेक्टेयर के किसान से 10-12 हज़ार रुपया तो ट्रैक्टर वाला किराए वाला ले लेता है, जुताई का, बुआई का, मड़ाई का, कटाई का, माल वाले ढोने, माल भाड़ा ले जाने का। अगर हमें अपनी आने वाली पीढ़ियों को के भविष्य को उज्जवल बनाना है, क्योंकि देखिए मैं एक बात बार बार कहता हूं कि हम अंतिम पीढ़ी के व्यक्ति नहीं हैं, हमें अपनी आने वाली पीढ़ियों के भविष्य को भी देखना है। तो अब आने वाली पीढ़ियों की जब बात करते हैं तो उनके लिए सीधी सीधी बात है कि हमें देश के प्राकृतिक संसाधनों को बचा के रखना है। और प्राकृतिक संसाधनों को बचाने के लिए मैं फिर बोलता हूं कि देश के छोटे किसानों को बैल, ये जो बैल हमारे, अभी तो मैं सड़क का अगर दृश्य दिखाऊं सड़कों पर गौवंश का, तो 100 की संख्या पर गौवंश सड़क पर टहल रहा है और आवागमन में व्यवधान क्रिएट कर रहा है। ये सारा एक जमाना था कि अगर एक किसान का एक बैल मर जाता था तो 2 दिन रोटी नहीं बनती थी। और आज वही बैल जिसको खरीदने के लिए मेरे पास पैसे नहीं होते थे, आज वही बैल सड़क पर आवारा घूम रहा है और लोगों की परेशानी का कारण बना हुआ है। इसी गौवंश की वजह से लोग रात रात भर जाग करके अपने खेतों की रखवाली करते हैं। तो मेरा जो निवेदन है कि आज जो भी व्यक्ति गौ आधारित प्राकृतिक खेती में गौमूत्र और मतलब गौ आधारित प्राकृतिक खेती का सीधा मतलब है गाय पालो और बैल से खेती करो, लेकिन बैल से खेती नहीं करेंगे, गौमूत्र की बात करेंगे, तो फिर बताऊं कि देश में मात्र 20-25% लोगों के पास गाय है। तो इसका तो मतलब ये हुआ कि 2-2.5 करोड़ हेक्टेयर के किसान प्राकृतिक खेती कर सकते हैं और करीब 12 करोड़ हेक्टेयर में किसान प्राकृतिक खेती नहीं कर सकते, क्योंकि अगर प्राकृतिक खेती में गौमूत्र और गोबर की जरूरत है तो 12 करोड़ किसानों के पास तो गाय नहीं है। लेकिन मैं चाहता हूं कि देश के 14.5 करोड़ किसान, सारे के सारे किसान प्राकृतिक खेती की ओर लौटें। तो जो जीवामृत है, ये निश्चित है कि पेस्टिसाइड के प्रयोग के बाद जमीन के जीवाणु मरे हैं और उनकी पुनर्स्थापना के लिए मुझे जीवाणु का इनॉकुलेशन ज़मीन में करना है। अब वो जीवाणु जो मेरी ज़मीन के नष्ट हो गए वो कहाँ मिलेंगे? तो जाहिर सी बात है कि वो जंगल में मिलेंगे। तो जंगल के जीवाणुओं को ला करके, अगर जैसे मैं कहता हूँ आज की तारीख में लोग कहते हैं कि ये ड्रम लीजिए, ये ड्रम लीजिए, इसमें 10 लीटर गोबर डालिए, 10 किलो गोबर डालिए, फिर बरगद के पेड़ के नीचे की मिट्टी डालिए, फिर 1 किलो बेसन डालिए, 1 किलो गुड़ डालिए और जीवामृत बनेगा। कोई ज़रूरी है? मेरा ऑब्जेक्ट था कि लाभदायक जीवाणुओं को ज़मीन में पहुंचाना। मैंने कहा कि किसी अच्छे जंगल की मिट्टी जहां जीवाणु हैं वहां से मैं मिट्टी लाया और उसको उस ड्रम में मिट्टी को घोला, उसमें गुड़ और आटा डाला और इस गोबर में मैंने स्प्रे कर दिया। इसको मैंने ढक दिया पानी छींटा मार करके। वो जंगल की मिट्टी के जीवाणु यहाँ काम करना शुरू कर देंगे। इस गोबर को, जो मैं कहता हूँ घन जीवामृत, पहले जीवामृत बनाइए फिर घन जीवामृत, मैं डायरेक्ट घन जीवामृत ही बना रहा हूँ। इस गोबर में मैंने जंगल की मिट्टी 5 किलो लाए, उसको एक ड्रम में पानी में घोला, उसमें गुड़ डाल दिया, आटा डाल दिया और वो मटेरियल मैंने डायरेक्ट इस गोबर में स्प्रे कर दिया, छिड़क दिया और इसको ढक दिया और फावड़े से मिला दिया। तो मेरा तो ये घन जीवामृत बनने लगा। यहाँ भी जीवाणु फास्ट तेज़ी के साथ वृद्धि करेंगे और इस गोबर को डिकम्पोज करेंगे, अपनी पॉपुलेशन बढ़ाएंगे और जब किसान को ज़रूरत हो तो इससे 100 किलो गोबर निकालेगा, 1 एकड़ खेत में बिखेर करके जुताई करके। ऑब्जेक्ट मेरा था कि ज़मीन से नष्ट हो चुके लाभदायक जीवाणुओं की पुनर्स्थापना करना। इतना सा विषय है जीवामृत और प्राकृतिक खेती में कि लाभदायक सूक्ष्म जीवाणुओं की पुनर्स्थापना खेत में करना, और जब जीवाणु वहाँ चले जाएंगे तो फिर समझिए, अगर मैं बायोमास नहीं डालता हूँ, यानी कि घास फूस, कूड़ा करकट, पशुओं का मलमूत्र उस खेत में नहीं ले जाता हूँ, केवल जीवामृत जीवामृत जीवामृत, तो ये जीवाणु वहाँ करेंगे क्या? प्रश्न ये है कि जैसे 200 लीटर जीवामृत डाला, फिर 200 लीटर जीवामृत डाला, फिर 200
अरे जीवाणु तो डाल रहे हो, जीवाणुओं का भोजन तो डालो वहाँ पर, क्योंकि ऑब्जेक्ट एक ही है। खेती का सारा दारोमदार धरती माँ के वैभव पर निर्भर है, और धरती माँ के वैभव को सजाने के लिए हमें धरती में ह्यूमस की मात्रा बढ़ानी पड़ेगी। तो ह्यूमस के लिए ये गोबर चाहिए, या मैं कहूँगा ये पिंटू भाई जरा दिखाएं, ये जो उड़द का या मूंगफली का जो ये टटुआ रखा है, इस तरीके का बायोमास ये हमारे खेत में हो, या वो गोबर हो और जीवाणु हो, तो खेत में ह्यूमस बनने की प्रक्रिया प्रारंभ होगी। खेत में जीवांश कार्बन बढ़ेगा और हमारी खेती में जो उर्वरक लगते हैं वो उर्वरक का प्रयोग कम हो जाएगा। और ज़मीन के स्वस्थ होते ही, मैं फिर बता दूं, बीमारियां खत्म हो जाएंगी। जिस दिन ज़मीन स्वस्थ होगी, मेरे खेत में लगने वाली, फसल में लगने वाली बीमारियां स्वतः समाप्त हो जाएंगी, फर्टिलाइज़र की बचत हो जाएगी और मैं प्राकृतिक खेती की ओर चल पड़ूंगा। तो मेरा निवेदन है नीति निर्माताओं से, जो मेरी बात अगर कोई नीति निर्माताओं तक पहुंचती है कि बैल से खेती करें, क्योंकि आज ये वीर सिंह अकेले नहीं है ऐसे किसान, गांव में ऐसे बहुत से किसान हैं जिनके पास 4-4, 5-5 सांड हैं, और वो लोक लाज के कारण उनको छोड़ नहीं रहे। लेकिन अगर ये बैल के रूप में बिकते होते तो ये अपना एक सांड जो है 30,000 का रुपए का बेच देते। इनके पास 14 सांड हैं तो 2 लाख के तो सांड बेच देते। और जब सांड बिकने लगता, यानी कि बैल बिकने लगता, तो हर किसान गाय पालता, हर किसान गाय पालता, बैल से खेती करता। और जो गौवंश के संरक्षण का विषय है, नीतियों को कोई प्रयास नहीं करना पड़ता कि गौ हत्या पर प्रतिबंध लगाना पड़े, गाय बच जाती। और अगर ये ऊपर ऊपर की बातें होती रही ना कि गौमूत्र और गोबर, गौमूत्र और गोबर, तो मैं फिर बता दूं, गौमूत्र और वो गोबर के लिए तो कोई गाय नहीं पालेगा। गाय जब भी पाली जाएगी तो बछड़ों के लिए पाली जाएगी या दूध के लिए पाली जाएगी। गौमूत्र और गोबर के लिए कोई गाय नहीं पाली जाएगी। नमस्कार।